कैसे हमारा यूनिवर्स बना नथिंग में से। हमारा यूनिवर्स और कुछ भी नहीं, बस एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। कि अगर हमारे यूनिवर्स में स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं तो कहां से आया यूनिवर्स? हाउ कैन यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग? दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे ही होता है। दैट इज द वियर्डनेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये बात तो समझ ही नहीं आ रही, भाई किसी को समझ नहीं आती है। मैजिक ये है, मैंने दूसरी प्लेट एक लेके आ गया। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आंसर्स हैं। एग्जैक्ट आंसर 100% ट्रूथ किसी के पास नहीं है। और वो क्वेश्चन है, हाउ कैन समथिंग कम फ्रॉम नथिंग? कैसे हमारा यूनिवर्स बना नथिंग में से? हमने सुना है कुछ बिलियंस ऑफ साल पहले हमारे यूनिवर्स में एक रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम, एक धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे हैं 13.8 समथिंग बिलियन ईयर्स के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा यूनिवर्स इवॉल्व किया है, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स सब कुछ बना है उसके अंदर। लेकिन कैसे? हाउ कैन समथिंग कम फ्रॉम नथिंग? जीरो से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो? ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना, बड़ी अटपटी सी बात। तो लास्ट कुछ दिनों में मैं इसी पे ही सोच रहा था, क्योंकि मैं क्वांटम कंप्यूटिंग वाला बंदा हूं। तो मैंने एक पेज प्रिपेयर किया अपने पर्सनल थॉट्स का। तो और सोचा जब तुम लोगों को ये लेक्चर देने वाला हूं तो इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूं। मेरे ऑनलाइन भी काफी सारे दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो वो लोग भी देखेंगे और मेरे साथ डिसएग्री करेंगे। मेरे पर्सनल थॉट्स जो हैं और उनमें अगर मेरे साथ कोई डिसएग्री करता है तो मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं भी उससे और सीखूंगा और वो लोग भी सीखेंगे। तो इसीलिए मैं पहले प्रिपेयर करके आया हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स नोट किए हैं। थॉट्स तो काफी सारे आ रहे थे। और जैसा मैंने अभी बताया कि मैं हूं क्वांटम कंप्यूटिंग वाला बंदा, और मुझे सबसे बेस्ट थ्योरी, अपने सबसे प्रोमिसिंग थ्योरी अपने यूनिवर्स के बारे में लगती है। दैट इज आवर यूनिवर्स इज अ लार्ज क्वांटम कंप्यूटर। हमारा यूनिवर्स और कुछ भी नहीं, बस एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है। अब ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है अभी बताता हूं, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। साधारण भाषा में ऐसे समझ लो, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के रूल्स पे चलता है। इतना ही और कुछ भी नहीं, बस। इसके बारे में आज मैं बताता हूं थोड़ा डिटेल में। मैं यहां पे बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर है और कोई बच्चा या कोई गॉड या कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज उसको कंट्रोल कर रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट मी बी क्लियर स्टार्टिंग में ही। मैं कहना चाह रहा हूं जिस रूल्स पे बेस्ड हमारा यूनिवर्स वर्क करता है, इवॉल्व करता है, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है हमारे यूनिवर्स में, that is based on the rules of quantum physics। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग के, क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए हम रूल्स को यूज करते हैं, हमारे यूनिवर्स में भी वैसे ही रूल्स फॉलो होते हैं। बस इतना ही कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कंप्यूटर जिसको कोई ऑपरेट कर रहा है तो ऑपरेटर एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं। मैं उस डायरेक्शन में ही नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं फिजिक्स पे रहना चाहूंगा अभी के लिए, ठीक है। तो और सरप्राइजिंगली आज का हमारा लेक्चर जो है, जो शॉर्ट लेक्चर जो मैं अपने थॉट्स शेयर करने के लिए आया हूं, कोई बुक्स में से नहीं निकाले हुए, तो मेरे पर्सनल थॉट्स है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा तुम लोग इजीली, बिल्कुल कन्वीनियंटली, बिल्कुल आराम से तुम इससे डिसएग्री करने लायक हो, इतना समझ लेना। तुम्हें नहीं लग रहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो चीज से हम एग्री नहीं करें, स्टैंड अप एंड टॉक, कह दो उसे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फंडामेंटल लॉज हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तुम लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पे आके इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ बेस्ड ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बेस्ड ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग के बड़े पावरफुल लॉज, या क्वांटम फिजिक्स के बारे में, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में, जबकि ये हैं दो फंडामेंटल लॉज ऑफ आवर यूनिवर्स। इन्हीं से ही आज का अपना एक शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा फंडामेंटल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फंडामेंटल चीज। एनर्जी दो तरह से सुनी होगी, एक होती है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है मास एनर्जी। आइंस्टाइन की इक्वेशन से भी सुना होगा, है ना। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अप टू सोन, बाकी पार्टिकल्स आ सकते हैं। और हमने अपनी छोटी क्लासेस में 11वीं 12वीं कक्षा में ये भी तो पढ़ा हुआ है कि एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, ये भी तो सुना हुआ है।
बस वैसा ही कुछ अभी के लिए समझ लेते हैं, लेकिन हम इससे बहुत ज्यादा डीप जाना चाहेंगे। हमने एक ऐसी चीज पढ़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, एंड दैट इज कंजर्वेशन। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू डू वर्क है, ये सारी चीजें ना ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इस पे, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ये जो लॉ है ना हमारे पास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर हमारे यूनिवर्स में स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं, अगर नथिंग था, तो वो एनर्जी आई कहां से यूनिवर्स बनाने के लिए? कितना डीप क्वेश्चन है, एक बार सोच के तो देखो, है ना कि अगर हमारे यूनिवर्स में स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं, तो कहां से आया यूनिवर्स? हाउ कैन यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग? एंड यहीं पे मैं एक बताना चाहूंगा, अब फिजिक्स हैज आंसर। हम बात करना चाहेंगे फिजिक्स की। हमारे यूनिवर्स में ना, जो भी हम ये एनर्जी की बात करते हैं, जो भी हम मास की बात करते हैं, इसको हम एक और चीज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब ये एनर्जी वगैरह वाली चीज को हम पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से भी। हमारा पूरे यूनिवर्स में फैली हुई हैं क्वांटम फील्ड्स, और जितनी भी क्वांटम फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी क्वांटम फील्ड्स के पास एनर्जी होती है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट एवरी टाइम पॉजिटिव एनर्जी। ये जो हम जिसे समझते हैं ना एम्प्टी स्पेस, मैं अगर इस रूम में से सब कुछ निकाल दूं, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब कुछ, तब भी बचेंगी क्वांटम फील्ड्स। हम बोलते हैं कि एक एटम के अंदर, बहुत बार तुमने बड़े बड़े साइंटिस्ट को सुना होगा, बहुत बड़े बड़े साइंस कम्युनिकेटर्स को सुना होगा कि एक, इवन मैंने भी कई बार बोला होगा अपने पिछले वीडियोस में, एक एटम में छोटा सा होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बाकी खाली स्पेस, 99.999% खाली स्पेस होता है। अरे वेट अ सेकंड ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में खाली स्पेस नहीं, ये होती है क्वांटम फील्ड्स होती हैं एटम के अंदर, काइंड ऑफ एक फोर्स फील्ड जैसे। मैं जैसे एक एनालॉजी देना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, एनालॉजी के तौर पे ऐसे समझ लो, वो जैसे तुमने किसी सुपर हीरो को देखा होगा ना, ऐसे करते हैं और उसमें से हाथों में से कुछ पावर निकल जाती है, वो जो पावर निकलती है वो लाइट जैसी, वैसी कुछ फोर्स फील्ड एग्जिस्ट करती है वो खाली स्पेस में, हर जगह पे, इस समय इस रूम में भी, जिसको हटा पाना इज नॉट पॉसिबल। हमारे यूनिवर्स में सबसे फंडामेंटल चीज ही वो क्वांटम फील्ड्स हैं। अब वो क्वांटम फील्ड्स किससे बनी होती हैं, इसमें थ्योरीज, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हमें पता है करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग चीज हमें बताना चाह रही है, क्वांटम फील्ड्स आर मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स। ठीक, बढ़िया है। तो क्या है, क्वांटम फील्ड्स के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि निकालनी पड़ती है। अब ध्यान से समझना, हमें जीरो का यूज करना है और कुछ क्वांटिटीज बनानी है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं ऐसे बना सकता हूं 1 + -1, या फिर मैं लिख सकता हूं 3 + -3, मैं लिख सकता हूं 4 + -4। जितनी पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही नेगेटिव एनर्जी, एंड यहीं पे हमारे पास आती है एक ऐसी चीज जो कि हमारी थ्योरी को कंप्लीट कर सके। क्वांटम फील्ड से अलग एक चीज होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, और ये तो पढ़ा होगा 11वीं 12वीं कक्षा में, इवन 9th में भी पढ़ा होता है ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड के पास नेगेटिव एनर्जी होती है। सिंपल भाषा में ऐसे बोलूं, ग्रेविटी सक्स। मैं इसको कोई ऐसा गाली वाली देने के मूड में तो नहीं हूं। ग्रेविटी सक्स का मतलब ग्रेविटी जो है इन्हीं क्वांटम फील्ड्स में से एनर्जी को खींच लेती है। अब इसके पास है नेगेटिव एनर्जी, क्वांटम फील्ड्स के पास होती है पॉजिटिव एनर्जी। तो ओवरऑल अगर अभी भी तुम लोग देखोगे तो पॉजिटिव एनर्जी, सॉरी, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देयर इज नो टोटल एनर्जी एट ऑल। इसके पास है नेगेटिव एनर्जी, यहां से हमें मिल रही है पॉजिटिव एनर्जी, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास नेट एनर्जी जो देखेंगे वो जीरो ही है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे क्वांटम फील्ड से निकाली गई एनर्जी, ओवरऑल इट्स नेट जीरो। एंड दैट इज हाउ आवर यूनिवर्स या कोई भी चीज केम फ्रॉम नथिंग। लेकिन इसके बाद क्या? एनर्जी की बात तो हमने कर दी, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट द एंड ऑफ द डे फिर हमें क्या बताना चाह रहा है? फर्स्ट लॉ में बताता है एनर्जी के बारे में, इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ भी नहीं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाउ यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग फर्स्ट लॉ ने मैं बता दिया है, लेकिन यूनिवर्स बना कैसे? आ तो गई एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को डायरेक्शन कैसे मिल रही है? उस एनर्जी को कैसे पता कि राजन बनाना है एक दिन
13 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स के बाद, जो कि खड़ा होके एक स्मार्ट बोर्ड के सामने लेक्चर दे रहा होगा मेरे ही बारे में कि मैं कैसे बना। वो कैसे पता चला उसे? वो पता चला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है सबसे ज्यादा वियर्ड चीज, विच इज एंट्रोपी। ऐसे समझो कि अगर हमारे पास पावर होती कि हम एटॉमिक लेवल पे जा सके, तो मैं एटॉमिक लेवल पे अगर जाता तो मुझे पता क्या दिखाई देता? गैस करके देखो एक बार। मुझे दिखाई देता एटम्स डांस कर रहे हैं, जिगलिंग ऑफ एटम मुझे दिखाई देती। और वो डांस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट। हीट के कारण, हमने ये भी पढ़ा हुआ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन है जो इनको डांस स्टेप्स सिखा रहा है? अगर कभी भी तुम्हें डांस सीखना है, मून वॉक सीखनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए एक टीचर चाहिए होगा, या उसके लिए पता होना चाहिए किस तरीके से मैं डांस करूं जो लोगों को बढ़िया लगे। उस डांस स्टेप्स को एक डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास नेक्स्ट आइटम हमारे पास नेक्स्ट लॉ आता है, विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमें बताना चाहता है एंट्रोपी के बारे में, जो कि हमें बताना चाहता है रैंडमनेस के बारे में। इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं। एक एनर्जी, जो जिसके कारण चीजें हो रही हैं, अगर कोई भी चीज होगी तो उसको एनर्जी चाहिए। और दूसरा, क्या करना है? एनर्जी तो मेरे पास आ गई, मेरे पास पैसे तो आ गए, लेकिन उन पैसों का क्या करूं? वो बताएगी एंट्रोपी। वो बताएंगी कंडीशंस जिसमें मैं अभी हूं। अगर मैं बिल्कुल सिर्फ एक लोअर पहन के, पजामा पहन के खड़ा हुआ हूं, तो पहले उन पैसों का क्या करूंगा? इस सर्दी में सबसे पहले मैं जाके कपड़े खरीदूंगा। तो वो कंडीशंस ने बताया मुझे। वही है हमारे पास, वैसा ही कुछ है हमारे पास एंट्रोपी। एंट्रोपी की मैं काफी सारी डेफिनेशंस प्रिपेयर करके आया हूं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहला कि इट कंट्रोल्स स्टेप्स। जैसा मैंने बताया कि किस तरह से रैंडम मोशन होगा, वो एंट्रोपी बताएगा। इट इट टेल्स अस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दिस रैंडम मोशन। एंट्रोपी हमें बताता है कि कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उस रैंडम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। मतलब कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो रैंडम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज का हमारा आ चुका है, इंफॉर्मेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना चाह रहा है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में, और फर्स्ट लॉ हमें बताना चाह रहा है एनर्जी के बारे में। एंड कंबाइंड टुगेदर दे आर वेरी पावरफुल। यही हमारे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में काफी सारी बातें बताते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी ज्यादा इसमें डीप जाने वाला हूं कि कैसे हमारा यूनिवर्स इवॉल्व होता है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है हमारे यूनिवर्स में, कैसे कॉन्शियसनेस जैसी चीजें बनी हैं ये यूनिवर्स के इवॉल्व होने से, कैसे नथिंग से कोई चीज क्रिएट होकर समथिंग बनती है, और उस समथिंग जब वो जो समथिंग इवॉल्व होता है कुछ बिलियन ईयर्स बाद, एक ऐसी चीज बनाता है यूनिवर्स में जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियस बीइंग्स बोलते हैं। और वो उसी समथिंग नथिंग वाली जो चीज थी उसी को ही स्टडी करने में जुट जाता है। उसके लाइफ का गोल बन जाता है कि मैं समझूं कि यूनिवर्स बना कैसे। और फिर ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिन पे हम अपने डीप थॉट्स को शेयर करते हैं आपस में। इसको मैं एक और तरह से भी बोल सकता था सेम बात को, एंड दैट इज मच मोर डीपर देन दिस। एंड दैट इज ऐसी इंफॉर्मेशन एक फिजिकल सिस्टम में जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन, वो पार्ट ऑफ एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिक डेफिनेशन दी जाती है वो ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा लिखा जाता है कि जितनी भी हम हीट एनर्जी देंगे किसी सिस्टम को, उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी में जाएगी, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। बट वेट अ सेकेंड ना, हम बोल रहे हैं एंट्रोपी वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हम उसे नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे वर्क डन। इसका मतलब है ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर मैं इसका फाइनल आउटपुट, फाइनल इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं, दैट इज द अनयूजेबल एनर्जी। मैं एक नए तरीके से इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट द स्टैंडर्ड वे। कोई बुक में नहीं ऐसा लिखा होता, मैं कुछ ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। द अनयूजेबल, जो एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वो रैंडम मोशन हो रहा है, वो हमेशा बढ़ती है हमारे यूनिवर्स में, ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंड दैट इज द मोर डीपर वे टू से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू मी।
ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा ये बोलना ज्यादा सही रहता है। अब इसके तो बस पचासों ही एग्जांपल्स बता सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको माइक्रो स्टेट्स की भी टर्म्स में समझ सकते हैं, वो ज्यादा टेक्निकल चीज है। मतलब एक फिश के एक्वेरियम में मैंने छोटी सी जगह पे गैस को रखा अपने हाथ में, फिर हाथ को हटा दिया तो गैस पूरे एक्वेरियम में फैल जाएगी। फिर मैंने एक्वेरियम को तोड़ दिया, पूरे रूम में फैल जाएगी। तो देख पा रहे हो ना, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, हमेशा फैलने की कोशिश करती है, हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स एक्वायर्ड होती हैं गैस के द्वारा एज कंपेयर टू जितनी स्टार्टिंग में थी। लेकिन ये चीज तो बड़ी ज्यादा अजीब होती है अगर हम रेफ्रिजरेटर के, अपने घर पे जो फ्रिज पड़े होते हैं उनकी बात करें तो। फ्रिज में अगर हम कोई भी गर्म चीज रखते हैं या फिर कोई भी रूम टेम्परेचर वाली चीज रखते हैं, उसमें से तो हीट निकल जाती है बाहर। हीट निकालने का मतलब है उसके रैंडम मोशन को हमने खत्म कर दिया, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। फ्रिज के पीछे से गैस रिलीज भी तो होती है, वो जो गर्मी है वो रिलीज भी तो हो रही है। तो ओवरऑल किचन को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये जो अनयूजेबल एनर्जी है, ये जो एंट्रोपी है, ये जो रैंडमनेस है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कभी डिक्रीज नहीं होती। एंड दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर यूनिवर्स। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे हमें दो वर्ड्स मिले हैं, पहला एनर्जी और दूसरा हमें मिला है इंफॉर्मेशन। कंबाइंड टुगेदर ये दो चीजें हैं जिसके कारण हमारा यूनिवर्स वो है जैसा हमें दिखाई देता है। जैसा मैं हूं इन दो चीजों की वजह से हूं, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन की वजह से। एनर्जी वो चीज है, जैसा अभी मैंने बताया, कोई भी चीज होएगी अगर उसके पास एनर्जी है तो। यूनिवर्स इवॉल्व कर पाएगा अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी उन क्वांटम फील्ड से एनर्जी निकाल लेगी। एनर्जी तो आ गई, लेकिन करना क्या है, वो इंफॉर्मेशन बताएगी, वो करंट स्टेट ऑफ यूनिवर्स बताएगा कि आगे कैसे इवॉल्व होना है। हमारे यूनिवर्स में, अब मैं आना चाहूंगा थोड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग की डायरेक्शन में। हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा यूनिवर्स खुद ही। हमारे यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं? मान लो मैं तुम्हारा फूफा हूं और मैं रूठ के बैठा हूं, तुमने मुझे पूछा रसमलाई खाओगे फूफा जी? मैं सबसे छोटा आंसर क्या दे सकता हूं? हाँ या ना? अरे और तो कुछ भी नहीं बोल सकता ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट, सबसे स्मॉलेस्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? यस नो, अप डाउन, है ना, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पे थोड़ा सा अगर मैं आगे लेके जाना चाहूं तो हमारे कंप्यूटर भी तो ऐसे ही काम करते हैं ना। हमारे कंप्यूटर के अंदर होता क्या? हमारे कंप्यूटर के अंदर मैं देता हूं कुछ इनपुट, फिर होता है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन ऑफ बेस्ड ऑन सम रूल्स, बेस्ड ऑन सम रूल्स, एंड देन आता है आउटपुट। ये चीज क्या है? ये हमारे पास का यही तो है वो कंप्यूटेशन वाला पार्ट। हमारे यूनिवर्स भी लगभग ऐसे ही वर्क करता है। दिस इज द कंप्यूटेशनल पार्ट। कंप्यूटेशनल टास्क ये हो रहे हैं। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे हमारे कंप्यूटर के अंदर, ऐसे मत समझो मैंने कीबोर्ड में ए दबाया, सामने भी स्क्रीन पे ए आ गया। अभी रुको, हमने ए दबाया तो कंप्यूटर के अंदर ना कुछ कैलकुलेशंस होनी स्टार्ट हो गई। ये जो बिट्स होते हैं, वो जो तुमने वंस एंड जीरोस अपनी क्लासेस में पढ़े होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, ये चीज हमारे पास ये मैनिपुलेट होती है। एंड मैनिपुलेट ऑन बेस्ड ऑन सम रूल्स, कोई हमने रूल्स फिक्स्ड करे होते हैं और फिर हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। फिर ये हमारे कंप्यूटर के जो डिस्प्ले होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं, उन्हें बताता है कि यार यहाँ रेड कलर, यहाँ ब्लू कलर, सच दैट इस तरीके से मैनिपुलेट करो कि हमारे डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। मैं अपनी पिक्चर पे जब भी क्लिक करता हूं तो वो जूम होकर बड़ी होकर मुझे पिक्चर दिखाई देती है, तो मैंने इनपुट दिया, अंदर कुछ कैलकुलेशंस हुई एक्सट्रीमली फास्ट, और वो पिक्चर, वो जो पिक्सल्स है, उन्होंने मुझे वो बड़ी पिक्चर शो करके दिखा दी। हमारे यूनिवर्स में भी ऐसे ही, हमारे यूनिवर्स की करंट स्टेट, पूरे यूनिवर्स की कंबाइंड करंट स्टेट वो इंफॉर्मेशन है। हमारे यूनिवर्स के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है। करंट स्टेट का मतलब उसके अंदर एनर्जी अवेलेबल है, या वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एनर्जी निकालेंगे उन क्वांटम फील्ड से, और यूनिवर्स फिर से इवॉल्व होगा, इवॉल्व होगा, इवॉल्व होगा, एंड अप टू सोन को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन कम थी, तभी तो सिंपल सिंपल चीजें थी हमारे यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स में लगभग 3 मिनट तक सिर्फ वही पार्टिकल्स बने थे, वो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स, ये सारी चीजें, फोटोन्स। उसके बाद बिलियंस ऑफ साल लग गए, सॉरी मिलियंस ऑफ साल लग गए स्टार्स प्लैनेट्स फॉर्म होने में।
कितने ज्यादा साल लगे स्टार्स प्लैनेट्स हैवी एलिमेंट्स फॉर्म होने में, नेबुलास फटे जिसके कारण काफी ज्यादा हमें और भी एलिमेंट्स की वैरायटीज देखने को मिली, हैवियर देन आयरन एटम्स देखने को मिले हमें, क्योंकि वो जैसे जैसे यूनिवर्स इवॉल्व हो रहा था ना, इंफॉर्मेशन और आती जा रही थी उसके पास, बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन वो नेक्स्ट इवॉल्व हो रहा था, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो आगे इवॉल्व होता है। दैट इज द लैंग्वेज वी यूज फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स। हमने आज तक क्वांटम कंप्यूटर्स को देखा है, वो एक बड़ा सा ऐसा डिब्बा सा होता है ना, ऐसे ऐसे उसमें वो बने होते हैं स्टेजेस टाइप, वो तो सिर्फ भाई वो तो ये रहा, यहाँ पे क्वांटम चिप होती, ये है अपने काम की चीज, इसको ठंडा रखना है हमें, बाकी तो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मेन तो ये पड़ी हुई है चीज, ये है वो जो उन रूल्स पे बेस्ड होती है, जिन रूल्स के बारे में अभी मैंने तुम लोगों को बताया है। एंड नेक्स्ट फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस टॉक में मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्स बिट्स पे बात नहीं करता है, मतलब जीरोस एंड वंस, वो जो फिक्स्ड चीजें होती हैं। यहां पे एक न्यू तरह की चीज आ रही है, हमारे यूनिवर्स बिट्स से ना बना होके क्यूबिट्स से बना है, क्वांटम बिट्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, रैंडम इंफॉर्मेशन होती है हमारे यूनिवर्स में। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। हमारे पास आज काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं ये अभी इस पे आता हूं क्वांटम क्लॉक पे। तो उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं क्यूबिट्स के बारे में। क्यूबिट्स के बारे में ऐसे समझो कि एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने ना एक सिल्वर एटम को यूज किया। अब सिल्वर एटम के अंदर होता क्या है वो समझते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बताना चाहूंगा। ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, 18, 18 और फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है आउटर मोस्ट शेल में। अब यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी शेल्स में है ना, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड है ये सारी की सारी शेल्स, और तुमने पढ़ा होगा कि जो फुली फिल्ड शेल होती है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि शेल फुली फिल्ड है जिसके कारण वो सारे के सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि इसमें फुली फिल्ड शेल्स हैं तो वो सारे एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, एक्सेप्ट ये जो बाहर घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो एटम हमें दिखाई दे रहा है, दिस एटम बिहेव्स लाइक अ स्मॉल लिटिल मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसका कुछ नॉर्थ पोल होगा, कुछ साउथ पोल होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड आती है तो 2 पोल्स आ जाते हैं। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी बातें हमने सुनी हुई है। अभी तक हमारे नेचर में हमने नहीं देखे हैं मोनोपोल्स, सिंगल पोल। तो यहाँ पे कुछ नॉर्थ पोल होगा, कुछ साउथ पोल होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा ही ज्यादा वियर्ड सी चीज हमें पता लगी। इसको ऐसे समझ लो, ये सिल्वर एटम को ऐसे समझ लो हमने एक मैग्नेट की तरह मान लिया। ये है क्लासिकल मैग्नेट। आज मैं एक क्वांटम मैग्नेट भी दिखाना चाहूंगा, और फिर इन आइडियाज को कंपेयर करते हैं और अटैच करते हैं अपने पुराने आइडियाज के साथ। हाउ कैन यूनिवर्स कम फ्रॉम नथिंग। जैसे ये है हमारे पास, सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। देखो ये है क्लासिकल मैग्नेट जो अभी मैंने तुम लोगों को दिखाई। तो मैं क्लासिकल मैग्नेट को अगर स्टार्ट करूं, ये हमने 2 यहाँ पे 2 अलग से मैग्नेट लगाई है। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। हमने यहाँ पे 2 अलग से मैग्नेट लगाई है, सच दैट अगर यहां से एक मैग्नेट निकलने की कोशिश कर रही है, अगर यहां पे एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो या तो ये ऊपर की साइड चला जाएगा अगर मैं नॉर्थ की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, हाई स्ट्रेंथ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज है, मैग्नेट है ये, ठीक है। अगर नॉर्थ ऊपर की साइड, अगर ये ऐसे मैग्नेट गई तो ऑब्वियस सी बात है ना, नॉर्थ ऊपर खींच लेगा और इसको यहां कुछ ऐसे भेज देगा, है ना, है ना, है ना। और अगर ऊपर की तरफ साउथ और नीचे की तरफ नॉर्थ हो तो गारंटी है ये बहुत पावरफुल है, तो ये साउथ को धक्का देगी और यहां चला जाएगा। मैंने किन्हीं भी दोनों मैग्नेट में से एक को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसका मतलब अगर ऊपर नॉर्थ है पक्का ये खींच के इधर भेज देगा, और अगर ऊपर साउथ है तो पक्का धक्का देके नीचे भेज देगा। लेकिन अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो यहां भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन इसकी डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे चला जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल थॉट्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं अभी मैं। तो याद रखना है जो ऊपर वाली मैग्नेट है दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वो जो नीचे वाली मैग्नेट है। अब हम अपने क्लासिकल मैग्नेट्स को भेजना स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके भेज रहे हैं अपने क्लासिकल मैग्नेट्स को, एंड लेट अस सी क्या होगा। देखो रैंडम जा रहा है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। देखो ये वही एटम है बाय द वे, वो सिल्वर एटम जिसकी हम बात कर रहे थे। तो कुछ भी रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। एंड हम देख पा रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, है ना।
दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे ही होता है, कुछ भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है उस एटम की, और कहीं भी जाके सामने स्क्रीन पे वो एटम लग सकता है और हमारे को एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिख जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कितने टकरा रहे हैं मैग्नेट्स, वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। क्लियर, बहुत अच्छी बात थी। जब तक क्वांटम फिजिक्स जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें लगा था कि होना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। जब स्टर्न गार्लिक ने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करा ना, तो कुछ ऐसा हुआ। हमें पता लगा कि जो हम ये जो स्पिन की बात कर रहे हैं, ये जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं नॉर्थ साउथ की, इसको एक और तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, विच इज एन एटम हैज इंट्रिंसिक, या एक एटम की जगह अगर मैं थोड़ा और डीप जाना चाहूं, एन इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। एक इनहेरेंट, एक नेचुरल एंगुलर मोमेंटम होता है और उसे हम बोलते हैं स्पिन, एंड दैट स्पिन इज क्वांटाइज्ड। हम ऐसा सोचते थे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, जबकि हमें पता लगा ऐसा नहीं है। उसके पास क्वांटाइज्ड इंफॉर्मेशन है। उसका स्पिन या तो सिर्फ अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, और कुछ भी नहीं। वो कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, या अप है या डाउन है, बस इतना ही हो सकता है। एंड अब देखना एक्सपेरिमेंट। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यूज, पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्पिन। लेट्स गो बैक, और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इन सुपरपोजिशन। एक्चुअल जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला है, देखो ये ऊपर भी था नीचे भी था एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन जैसे ही मेजर होगा तो किसी भी एक पोजीशन पे हमें दिखाई देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको स्पीड को बढ़ाता हूं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब वो यहां से जा रहा होगा तो उसका स्पिन दोनों डायरेक्शन में, अप और डाउन। लेकिन स्क्रीन पर लगने के बाद या तो वो सिर्फ अप होगा या सिर्फ डाउन। देखो अप टू सो ऑन ऐसे लगता रहेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है। इस बार नीचे लगा है, अब तो सोन। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होंगे, और बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है या डाउन, और वो रैंडम है। हमें नहीं पता कि अप होगा या डाउन होगा। कभी तो हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से, या तो ऊपर नॉर्थ बन रहा है नीचे साउथ एट द वेरी सेम टाइम। सबसे वियर्ड चीज ही क्वांटम फिजिक्स की यही होती है कि अगर हमारे पास मान लो ये यहां नॉर्थ साउथ एक साथ है, यहां भी नॉर्थ साउथ एक साथ है, हमें नहीं पता है कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। वी हैव नो आइडिया एट ऑल फॉर दिस। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो तो जब हम मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। देखो मेजरमेंट के बाद हमें पता लगता है। इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसे बोलते हैं क्वांटम क्लोक। क्वांटम क्लोक का मतलब होता है कि ये रैंडम डायरेक्शन में, अभी हर डायरेक्शन में हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन। वो तो मैंने फोर्सफुली इसको अप या डाउन कर रखा है। अगर मैं इस मैग्नेट्स को हटा दूं ना, तो इलेक्ट्रॉन का हर डायरेक्शन में है स्पिन, जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। मैं मेजर करूंगा या तो वो अप होगा या डाउन होगा। अप या डाउन में से नहीं मेरे को पता क्या होगा, लेकिन अप होगा या डाउन होगा मेरे मेजरमेंट करने पे। मैंने इसको फोर्स कर रखा है या तो अप या डाउन, या अप या डाउन। अगर मैं इन मैग्नेट्स को हटा दूं तो कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन, लेफ्ट राइट, 45 डिग्री, 46 डिग्री, कुछ भी कुछ भी। मैं इसको हटाना चाहूंगा और यहां लेके आना चाहूंगा, ये वही है। अभी मैंने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है, लेकिन देखना जैसे ही मैं किसी भी एक डायरेक्शन को सिलेक्ट करता हूं, अगर मैं 3 को सिलेक्ट करूंगा फॉर एग्जांपल, तो स्पिन या तो इधर 9 की डायरेक्शन में आएगा या 3 की डायरेक्शन में आएगा। बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने फोर्स कर दिया। मैं मेजरमेंट ही इसी डायरेक्शन में कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, तो वो इसी डायरेक्शन में या तो अप होगा या डाउन होगा, लेफ्ट राइट नहीं हो सकता। दैट इज द वियर्डनेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये बात तो समझ ही नहीं आ रही, भाई किसी को समझ नहीं आती है, किसी को भी समझ नहीं आती है। ये चल रहा है, बस विश्वास पे चल रही है गाड़ी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 9 पे मैंने किया, ठीक है 9 आ गया इसका स्पिन। एक और बार करते हैं, फिर से 9 पे आ गया। दिस इज कंप्लीटली रैंडम बाय द वे। देखो फिर से चलाएं, अरे फिर से 9 पे करते हैं, इस बार 3 आ गया। इसका मतलब है दिस इज कंप्लीटली रैंडम, या 9 आ सकता है या 3 आ सकता है। फिर से करते हैं, इस बार फिर से 9 आ गया। फिर से करते हैं, इस बार 3 आ गया। दिस इज कंप्लीटली रैंडम बाय द वे, कि या तो 9 आ सकता है या 3 आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जैसा पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में था। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी अगर तुम लोग देखोगे, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूं, इलेक्ट्रॉन इन सुपरपोजिशन, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, बीच में कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि स्पिन इज क्वांटाइज्ड और हमने फोर्स कर दिया है इसको, या तो भाई ऐसे ऊपर चला जाइयो या नीचे चला जाइयो। एंड दैट इज द वियर्डनेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये हैं वो रूल्स
ये है वो कंप्लीट रैंडमनेस। बाय द वे ये मैंने गूगल की एक ऐप से बनवाया था कोड से। आइडिया मैंने उसको दिया कि ऐसा कुछ बना दे, उसने बना के दिया, कोड लिख के दिया और ये एनिमेशन बन गई। लेकिन ये जो रैंडम नंबर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 9 आ गया, मैंने 3 पे क्लिक किया था, तो दिस इज नॉट कंप्लीटली रैंडम, ये सूडो रैंडम है। इसके पीछे कोई तो फंक्शन होगा जिसके कारण ये वर्क कर रहा है। अगर मुझे फंक्शन पता लगे, मुझे इनिशियल इनपुट पता है, तो मैं फाइनल आउटपुट बता सकता हूं। दिस इज नॉट कंप्लीटली रैंडम। इसे हम बोलते हैं सूडो रैंडम। इसके पीछे कोई तो चीज, कोई तो फंक्शन, कोई तो रूल है, जिस रूल को अगर मैं जान जाऊं तो मैं रैंडमनेस को खत्म कर सकता हूं। दिस इज नॉट ट्रू रैंडमनेस। लेकिन जो हम क्वांटम वाली बात करते हैं, लेकिन जो हम पिछले वाले की बात कर रहे थे, दिस इज कंप्लीटली रैंडमनेस। देख पा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इट इज कंप्लीटली रैंडम। जो हम एक्चुअल रियल लाइफ में अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके पीछे कोई रूल नहीं है। ये इनहेरेंट है हमारे यूनिवर्स में। मैं एक फाइनल एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा। ये वो रूल्स हैं जिस पे हमारा यूनिवर्स वर्क करता है। ये इसके कारण मैंने बोला था कि हमारा यूनिवर्स एक लार्ज क्वांटम कंप्यूटर है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द डे वर्क ऑन दीज रूल्स, जिनको हम कंप्लीटली समझ नहीं पाए, लेकिन उसके एप्लीकेशंस हमने काफी सारी निकाल ली है। जैसे एक और वियर्ड चीज बताता हूं, ये यहां से आ रही है एक पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड मतलब वो लाइट भी हर डायरेक्शन में, इस समय हर डायरेक्शन में, जितनी भी तुम डायरेक्शन सोच सकते हो। लेकिन मैंने इसको फोर्स कर दिया इस डायरेक्शन में आने के लिए। मैंने फोर्स किया है लाइट को, देख पा रहे हो ना ये? तो इसकी सिर्फ यही वाली डायरेक्शन, पोलराइज्ड डायरेक्शन बची है। और सामने भी मैंने प्लेट ऐसे ही लगा दी, ऐसे समझो, ऐसे ही। देख पा रहे हो ना मैंने अपनी 2 फिंगर को कैसे कर रखा? तो इसके बीच में से स्ट्रेट लाइट आ जाएगी, जैसे जेल की सलाखें होती है, वैसा कुछ। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। मैं एक और प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही, एक मिनट रुको, इसको हटाते हैं अभी के लिए, अरे एक ही प्लेट को रखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसके डायरेक्शन को पलटने वाला हूं, तो तुम देख पा रहे हो ना, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो खत्म होते 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 0 हो गई। एक प्लेट मैंने ऐसे रखी है और दूसरी ऐसे रख दी, मतलब लाइट आ रही थी हर डायरेक्शन में लाइट आ रही थी। पहले मैंने इस डायरेक्शन में लिया सारी की सारी लाइट की इंटेंसिटी, वो जो पोलराइज्ड वाली डायरेक्शन थी ना, मैं उसको इस डायरेक्शन में लाया, वर्टिकल डायरेक्शन में लाया। फिर मैंने अगली अगली ये जो प्लेट है इसको ऐसे रख दिया। अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता, इसलिए गायब हो गई लाइट। मेरे को एकदम अंधेरा दिखाई देगा, यहां पे मुझे कोई लाइट नहीं दिखाई देगी। वापस इसको अगर मैं 45 डिग्री पे लाऊं या कुछ, ये 45 पे है तो थोड़ी सी लाइट मुझे दिखाई दी। वापस इसको ले आते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। एक काम करते हैं, इसको ना 90 डिग्री पे ही रखते हैं, कोई लाइट आ ही नहीं रही यार। एंड नाउ सी द मैजिक। मैजिक ये है, मैंने दूसरी प्लेट एक लेके आ गया। अगर मैं दूसरी प्लेट को लेके आऊं, अभी इसको भी 90 डिग्री पे कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर यहां से लाइट आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने इन दोनों को हॉरिजॉन्टल लगा दिया, कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन वॉच दिस मैजिक, देखना। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ना 45 डिग्री पे करा, या कुछ भी रैंडम डिग्री पे कर सकता हूं, अभी के लिए 45 या 46 पे कर देते हैं। लाइट दिखाई दी ना, रैंडमली मैजिकली लाइट हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है जब यहां से लाइट एंटर की थी तो यहां पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर यहां पे ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, बीच की कोई डायरेक्शन आ गई, वही घड़ी वाली बात हो गई। अगर फॉर एग्जांपल फिर से यहां पे सुपरपोजिशन वाली स्टेट क्रिएट कर दी इसने, फिर से वो रैंडम डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया। अगर एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं बीच वाली को थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं, अगर मैं इसको गायब करूं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको फोर्स करा था वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, अगला मैंने मेजर कर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं इनके बीच में 45 डिग्री पे या कुछ 45 के आसपास लेके आ जाता हूं, तो फिर से यहां पे लाइट आनी स्टार्ट हो गई। रीजन इज, इस टेढ़ी प्लेट ने दोबारा सुपरपोजिशन क्रिएट कर दी, दोबारा वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर दिया, एंड मुझे यहां पे आंसर मिल गया है। एंड अगर मैं तीसरी प्लेट भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 90 डिग्री कर दूं पहले, फिर से लाइट गायब हो गई, क्योंकि ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, लाइट गायब। यहां से लाइट गायब तो आगे कुछ नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन जैसे ही मैं इसको 0 डिग्री पे लेके आता हूं, लाइट मिलेगी। इसको 90 पे करूंगा, फिर से आगे गायब। अगर मैं इसको भी 0 पे कर दूंगा, फिर से अब तो तीनों ही स्ट्रेट लाइन में है, तो अब तो मिलना ही था मुझे। इसको 90 में गायब। एंड दैट इज द वियर्डनेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, एंड दीज आर द लॉज जिस पे बेस्ड है वो सारी की सारी चीजें जो मैंने स्टार्टिंग यहां से की थी, कि हमारे यूनिवर्स में जो रूल्स हैं वो क्वांटम फिजिक्स वाले रूल्स।
एंड हमारे यूनिवर्स की जो दो चीजें हैं, दो मेन चीजें जिस पे बेस्ड हमारा यूनिवर्स जो है वो इवॉल्व कर रहा है, दैट इज एनर्जी एंड, यहीं कहीं लिखा होगा, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन. दैट इज द मेन फंडामेंटल थिंग अबाउट आवर यूनिवर्स. Energy conservation and information is always increasing. These are the two fundamental things. मुझे पता है अभी काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एक शॉर्ट लेक्चर के बाद, एंड बहुत अच्छा रहेगा. बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस मैं बाकी का बचा हुआ एक पन्ना जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है वो डिस्कस करने वाला हूँ. तो जरूर जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करना. तुम लोगों के पास तो समय है, अपना क्वेश्चन पूछो इसके बाद, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डीपली फोड़ते हैं. आई होप बहुत सारी चीजें सीखे हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.